Hello friends, last time we have discussed the act, the Indian Council Act 1909. This is also called, I told you, it's also called Morley-Minto Reform. That means why we call Morley-Minto Reform? क्योंकि उस समय जो जॉन मोरले थे वो थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और मिंटो थे आपके वॉयसराय। ठीक है, मिंटो थे, इसीलिए इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंट्रल काउंसिल में आपके मेंबर्स, एडिशनल मेंबर्स बढ़े थे। तो एडिशनल मेंबर्स हो गए थे 16 to 60। ओके, तो 60 कैसे डिस्ट्रीब्यूट थे? इसमें से 20 जो थे आपके, 28 जो थे वो आपके ऑफिशियल थे। दैट मीन्स दीज पर्सन्स वाज नॉमिनेटेड बाय वॉयसराय एंड 32 जो थे वो आपके नॉन ऑफिशियल थे। रिमेंबर? Okay, now this also, in this 5 nominated by the viceroy, जो 5 थे उन्हें वायसराय नॉमिनेट करता था। ठीक, जो 13 थे वो सेपरेट इलेक्ट्रोड से आते थे। ओके, सेपरेट इलेक्ट्रोड से आते थे। नेक्स्ट 12 थे इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल, और जो 2 लोग थे वो आते थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता और बॉम्बे। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन थे। तो ये सेंट्रल में जो एडिशनल मेंबर्स थे उनको ऐसे चेंज किया। उसके बाद इन्होंने कहा था कि लेजिस्लेटिव जो कांग्रेस थी उन्होंने ये भी डिमांड किया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक इंडियन कोई अलाउ नहीं थे। तो अब क्या हुआ था कि एक इंडियन पर्सन था, ठीक है, एक इंडियन, फर्स्ट इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल was सत्येंद्र प्रसन्ना। लेट मी सी द नेम, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ये जो थे पहले इंडियन थे जो अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक कोई भी इंडियन अलाउ नहीं थे। ठीक, मगर अब क्या था कि एक इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में था और जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे इनको लॉ मेंबर, इनको एक पोर्टफोलियो दिया गया लॉ। ठीक, उसके बाद एक ये बड़ा चेंज था। अब 1909 में क्या था कि अब जो एडिशनल मेंबर्स थे तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, मगर हाँ अभी भी उनको वोटिंग पावर्स की अलाउड, उनको वोटिंग पावर उनके पास नहीं थी। ठीक है, वो रेजोल्यूशन पास कर सकते थे, वो बजट पे डिस्कस कर सकते थे, मगर वोटिंग पावर नहीं थी। ठीक है, तो ये आपका हमने रिवाइज कर लिया 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जो आपका मेन टॉपिक है, दैट इज इंडियन। नाउ अब आपका फोर्थ फेज स्टार्ट हो रहा है 1947। ठीक है, ये आपका फोर्थ फेज होगा और इसमें हम देखेंगे कि मतलब क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या
ब्रिटिश उसमें कौन कौन से एक्ट आए वो हम देखेंगे। तो इसमें आपका जो आया द गवर्नमेंट एक्ट 1919, ठीक, गवर्नमेंट एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, इसको हमने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक, इसको हमने कहा, इसको हम एक और नाम से कहते हैं मॉन्टेग्यू चम्स there is a mistake of spelling. अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट एक अलग कंसेप्ट है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बेसिस पे जो आया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो आया था। अब हुआ क्या कि 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, ठीक, 1914 में आपका वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और 1918 में, ठीक है, फिनिश हुआ था। अब कांग्रेस ने या इंडियंस ने, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की, जब ब्रिटेन भी वर्ल्ड वॉर में था तो ब्रिटेन की हर तरीके से मदद की, ठीक है, इस उम्मीद पे, इस एक्सपेक्टेशन पे कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हम जो इंडियंस की जो भी डिमांड है वो ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो मान लेंगे, ठीक है। तो इंडियन 1940 के वर्ल्ड वॉर में इंडियंस का पूरा सपोर्ट था, यानी पूरे उस सपोर्ट से वो काम कर रहे थे, ठीक। तो इंडियन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आपका स्टार्ट हुआ 1818 में ये फिनिश हुआ, ठीक है। तो इस बीच में जो इंडियंस थे उन्होंने बहुत बहुत एक्सपेक्टेशन से कि ब्रिटिश के वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये हमारी डिमांड है। कांग्रेस ने भी यही सोचा कि जैसे ये खत्म होगा हम अपनी डिमांड रखेंगे, क्योंकि हम इनकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, ये हमारी बातें मान लेंगे, तो ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर का जो प्रेशर था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर का भी प्रेशर था कि अगर ये जो डिमांड नहीं मानते हैं तो ये ब्रिटेन जो थे वर्ल्ड वॉर में इंडियंस उनके हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। और मोस्टली जो इंडियन सोल्जर्स थे वही आगे थे वर्ल्ड वॉर में, वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। तो बहुत प्रेशर था, तो इस प्रेशर्स को डिसॉल्व करने के लिए, इस प्रेशर्स को हटाने के लिए, और ऊपर से जो था वो आपके क्रांति भी हो रही थी इधर उधर, 1905 के बाद भी बहुत क्रांति हो रही थी। तो जो मॉन्टेग्यू थे वो इंडिया आए, और एक मॉन्टेग्यू और वो आए शिमला में, शिमला में एक मीटिंग हुई जिसमें वायसराय अपने काउंसिल के साथ थे, और भी बहुत सारे लोग वहां पे थे। तो क्या कहते हैं, एक डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है, एक डिक्लेरेशन हुआ। तो क्या डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है, तो 1916, तो 1914 में आपका वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 1918 में खत्म हुआ। इस प्रेशर में आके जो इंडियंस थे उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि ये जो है हमारी डिमांड्स पूरी करेंगे, इसलिए 1916 में याद रखिएगा, 1916 में कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग,
मुस्लिम लीग, इन दोनों लोगों ने 1916 में एक मीटिंग की, ठीक है, जिसको कहा गया ज्वाइंट मीटिंग की, जिसको कहा गया लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट, ठीक, एक मीटिंग की जिसमें इन्होंने 1916 में, ठीक, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक मीटिंग हुई, ज्वाइंट मीटिंग हुई, जिसमें इन्होंने जिसका नाम दिया गया लखनऊ पैक्ट। अब इस लखनऊ पैक्ट में क्या क्या डिमांड थी और उस क्या क्या इन्होंने डिमांड रखी और क्या क्या डिमांड्स पूरी हुई, वो हम अब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो 1960 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक ज्वाइंट मीटिंग हुई जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से लिखा गया। उसके बाद उससे क्या हुआ था कि जब मॉन्टेग्यू आए थे, ठीक है, इंडिया आए थे, तो उन्होंने, क्योंकि इस प्रेशर में कि वर्ल्ड वॉर में इन्होंने बहुत हेल्प की थी और इनको एक्सपेक्ट था कि ये हमारी जो इंडियंस को था कि ब्रिटिश जो है वो हमारी सारी मांगे पूरी करेंगे, तो मॉन्टेग्यू ने एक डिक्लेरेशन किया 20 अगस्त, डिक्लेयर 20 अगस्त 1917 में एक डिक्लेरेशन किया, डिक्लेरेशन दैट increasing association of Indians in every branch, ठीक, यानी इंडियंस का पार्टिसिपेशन अब हर ब्रांच में होगा, एंड विथ ऑब्जेक्टिव gradual introduction of self government means कि इंडियन गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द इंडियंस, ठीक है, कि जो इंडियन गवर्नमेंट होगी, जो भारत सरकार होगी, वो भारत के द्वारा ही जो है क्या नाम है, चुनी जाएगी, इलेक्ट की जाएगी। तो एक 20 अगस्त 1970 को डिक्लेरेशन किया गया, एक डिक्लेरेशन हुआ कि इंक्रीज द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच, यानी जो इंडियंस है उनको अब हर एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में, लेजिस्लेटिव में, हर पार्ट में इनको पार्टिसिपेट किया, ये एसोसिएशन होंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इसीलिए द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1999 को सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक। तो हमने अभी तक क्या देखा कि 1916 में 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 1916 में आपका 1916 में ये कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की एक ज्वाइंट मीटिंग हुई जिसको लखनऊ पैक्ट किया गया। लखनऊ पैक्ट में बहुत सारी डिमांड्स रखी गई, ठीक है, वो डिमांड्स अभी हम देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 20 अगस्त को जब मॉन्टेग्यू आया तो 20 अगस्त 1970 को उसने डिक्लेयर किया, एक डिक्लेरेशन किया सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक जो ब्रिटिश थी वो इंडियंस को कहाँ पार्टिसिपेट करा रही थी, वो लॉज बनाने में, उसमें रूल्स बनाने में, वहां उनका पार्टिसिपेशन था। मगर मॉन्टेग्यू जो थे, जो उस समय के क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इसलिए इसको कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड थे आपके वायसराय
या फिर गवर्नर जनरल। ठीक, तो इसलिए ये मॉन्टेग्यू अब जो उन्होंने क्या नाम है, ये ऑब्जेक्टिव ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट दिया, वो उसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या 20 अगस्त का डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, घोषणा कहते हैं। तो अभी तक ये, फिर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, उसी को, अब वो रिपोर्ट कैसे बनी थी, मॉन्टेग्यू जो सेक्रेटरी थे, जो आपके सेक्रेटरी थे मॉन्टेग्यू और एडविन मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड की, ये दोनों के कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या उसमें, उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक एक्ट लाया गया जिसको हमने कहा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, उस रिपोर्ट के बेसिस में इस एक्ट को लेके आया गया कि जो रिपोर्ट मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड ने मतलब बनाई थी, या जो रिपोर्ट निकल के आई थी। तो अब चेंजेस क्या हुए थे, हुआ ये था कि लखनऊ पैक्ट, जब 1960 में लखनऊ पैक्ट के कुछ मांगे थी, वो क्या क्या डिमांड्स थी और उन्होंने क्या क्या डिमांड्स अपनी रखी थी, वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहां लिख देते हैं the government of India Act 1909। ठीक, इसको कहा गया मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक, इतना हमने देख लिया 1960। अब लखनऊ पैक्ट ने क्या क्या डिमांड रखी थी और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, वो देख लेते हैं। तो ये आपको बता दिया गया था कि वो था मतलब वर्ल्ड वॉर में जो कांग्रेस थी वो बहुत एक्टिव थी। तो इन्होंने कहा कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन किसका किया, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब कि इंडिया के लोग, स्वशासित जिसको कहते हैं, कि इंडिया के द्वारा ही, इंडियन लोग जो इंडिया के द्वारा ही चुने जाएंगे, जो गवर्नमेंट होगी, जो शासन की गवर्नमेंट होगी, वो इंडिया के द्वारा ही चुनी जाए। बट सेल्फ गवर्नमेंट तो होगी, बट उन्होंने एक और चीज कही कि बट इंडिया एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मगर जो ये सरकार होगी, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो सरकार होगी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगी। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप स्वशासन कीजिए। ठीक है, इंडिया के द्वारा ही इंडियंस के जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट की जाएगी, बट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, वो ब्रिटिश एम्पायर का एक इंटीग्रल पार्ट बन के ही रहेगी। ठीक है, अब कई लोग क्या थे कि जब से ही सेल्फ गवर्नमेंट आया तो मतलब बहुत खुश हो गए कि अब हम खुद अपनी सरकार चुनेंगे, पर ऐसा कुछ था नहीं। इनडायरेक्टली जो थी वो ब्रिटिश ही गवर्न कर रही थी। ठीक है, इनडायरेक्टली ब्रिटिश ही गवर्न कर रही थी। फिर तो एक सेल्फ गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट आया, उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, जो इन्होंने कहा कि जो आपने हमारे ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक लखनऊ पैक्ट में इन्होंने एक और डिमांड की, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इन्होंने कहा कि जो इसकी सैलरी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी है, वो इंडियन फंड से क्यों जाती है इंडियन फंड से? भाई जब वो बैठा ब्रिटेन में है,
रिस्पॉन्सिबल वो पार्लियामेंट के लिए है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, तो यहां से क्यों जाती है? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो लखनऊ पैक्ट में कहा कि इनका जो इनकी सैलरी है वो इंडियन उससे नहीं जाना चाहिए, इंडियन फंड से नहीं जाना चाहिए, इनकी जो सैलरी है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश फंड से जाना चाहिए। तो एक चेंज ये हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पेड फ्रॉम ब्रिटिश फंड, बट यानी अभी तक क्या हो रहा था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनकी सैलरी इंडियन फंड से जाती थी, मगर अब लखनऊ पैक्ट में दोनों लोगों ने डिमांड की कि नहीं भाई, इनकी सैलरी क्यों वहां जाएगी? तो ब्रिटिश ने कहा कि इसलिए जाती है, ठीक है, इसलिए जाती है क्योंकि वो पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेशन तो देखता है, साथ साथ में एजेंसी वर्क भी देखता है। एजेंसी वर्क का मतलब कि वो एजेंट की तरह काम करता है इंडियन और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में, ठीक है। तो फिर क्या नाम है, इसीलिए उसकी सैलरी यहां से जाती है। और जैसे आज की डेट में एम्बेसी होते हैं, ठीक है, एम्बेसी होते हैं, उसी तरह से ये वो भी काम करता था। तो लखनऊ पैक्ट ने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पेड फ्रॉम ब्रिटिश फंड, तो आगे से क्या होगा कि ब्रिटिश फंड से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी जाएगी। बट इन्होंने एक न्यू ऑफिस बनाया इंग्लैंड में, ठीक है, एक न्यू ऑफिस बनाया, जो न्यू ऑफिस आपका था, ठीक, उसको कहा गया हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। लंदन में एक नया ऑफिस बनाया गया, और क्या किया गया कि जो नया ऑफिस जो बनाया गया उसको कहा गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, और इसकी सैलरी जो पेड, तो अब क्या हुआ कि जो एजेंसी वर्क है, ठीक है, जो एम्बेसी का काम था, जो एजेंसी वर्क है, एजेंसी वर्क अब ये करने लगे थे, और इनकी जो सैलरी है, सैलरी पेड फ्रॉम इंडियन फंड, इंडिया के फंड से जाएगी, ठीक है। तो ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है भाई, हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी हम पे करेंगे, और उसका काम जो है, एक नया ऑफिस बना दिया गया। तो बात तो देखो कि करीब करीब एक सैलरी हटाई तो एक सैलरी ऐड भी तो कर दी। तो एक तरह से कांग्रेस जो लखनऊ पैक्ट की जो डिमांड थी उसको माना भी गया, और लगभग माना गया, पर देखा जाए तो भाई एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी अगर हटाई तो कमिश्नर की सैलरी ऐड भी तो कर दी, तो मतलब ना के बराबर था। तो फिर भी उन्होंने एक नया ऑफिस बना दिया जिसको कहा गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन में बनाया गया, और उसकी सैलरी, क्योंकि वो एजेंट की तरह काम करेगा ब्रिटिश और उसके बीच में, तो उसकी सैलरी जो है इंडिया के फंड से पे की जाएगी। तो लखनऊ पैक्ट में ये बात मानी गई, ठीक है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हुई, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हुई, जैसे क्या गया कि सेल्फ गवर्नमेंट में ये किया गया, फिर ये लखनऊ पैक्ट में सैलरी वाली बात की गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक और चेंज हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन वॉयसरॉय काउंसिल या फिर आप कहिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल नाउ
अब क्या था कि 3 मेंबर जो होंगे वो इंडियन होंगे, यानी कि 6 में से 6 मेंबर जो होंगे, 6 मेंबर्स जो होंगे वो आपके इंडियन रहेंगे। ठीक है, where to be Indian, where to be Indian, ठीक, except चीफ कमांडर, जो चीफ कमांडर होगा आपका, ठीक है, जो आपका चीफ कमांडर होगा उसको छोड़ के 3 जो है, अब एग्जीक्यूटिव, पहले क्या था, एक ही था, पहले एक भी नहीं अलाउ थे, फिर एक हुए, फिर 3 अलाउ हो गए। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडियन रहेंगे एक्सेप्ट चीफ कमांडर। चीफ कमांडर जो है वो अंग्रेजी रहेगा, ब्रिटेन का, ब्रिटिश ऑफिस का ही रहेगा। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा और क्या चीजें इन्होंने ऐड वो कर दी। अब इन्होंने एक इंट्रोडक्शन क्या किया कि सेपरेटिंग, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने ये किया था इसमें, थोड़ा सा सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो सेंट्रल होंगे, मतलब वो सब्जेक्ट जो केवल सेंट्रल उस पर डिस्कस करेगा, उस पर लॉज और रूल्स बनाएगा, और उन्होंने बांट दिया कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रोविंशियल्स में, जो केवल प्रोविंशियल ही बनाएगा, यानी सब्जेक्ट्स जो है इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब प्रोविंशियल्स में फिर इन्होंने डिवाइड कर दिया किसको, प्रोविंशियल को फिर इन्होंने डिवाइड कर दिया गया इसमें रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। इसी को कहा गया डायरकी। ये जो डुअल रिजर्व, यानी 2 तरह की जब गवर्नमेंट काम करने लगी तो इसी को कहा गया डायरकी, DYARCHY, डायरकी, DYARCHY, डायरकी। ठीक है, यानी कि जो पहले क्या किया गया कि सेंट्रल के सब्जेक्ट्स, यानी सेंट्रल किस पे डिस्कस करेगी, सेंट्रल किस पे रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी, वो अलग कर दिया गया, और प्रोविंशियल्स किस पे रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी, उसको अलग कर दिया गया। अब उसके बाद क्या किया गया कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या थे आपके, जो, अब यहां क्या है, डायरकी मतलब होता है कि डायकर मतलब होता है 2, यानी डबल रूल। डबल रूल का मतलब कि 2 तरह के गवर्नमेंट जो है वो रूल करेगी, 2 तरह के लोग, 2 तरह की काउंसिल्स जो है वो रूल करेंगी। तो रिजर्व में क्या था कि जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, जैसे मिलिट्री, पुलिस, रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू, और इसमें और भी देख लेते हैं। ठीक, रिजर्व में आपके थे, आपका हो गया ठीक है, एसेक्टर, मिलिट्री हो गया, पुलिस हो गया, रेवेन्यू हो गया, ठीक है, एसेक्टर। तो रिजर्व जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उसको गवर्नर ने, ठीक है, जो गवर्नर
या गवर्नर और उसके काउंसिल, गवर्नर और काउंसिल हैंडल करेंगे एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे इसमें आपका क्या आ गया, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर आ गया आपका, एजुकेशन आ गया, लोकल लॉज आ गए, ठीक है। ये ट्रांसफर मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं थे, ये गवर्नर प्लस इंडियन मिनिस्टर्स के साथ हैंडल करेगा, ठीक। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। बल्कि रिजर्व्ड जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका मिलिट्री, पुलिस, रेवेन्यू, ये सारे जो है ये आपके ये लेजिस्लेटिव यानी ये सीधे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बल्कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं थे जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, लोकल लॉ हो गया, ठीक है, ये कैसे हैंडल करेंगे, गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स जो थे वो मिलके इसको बनाएंगे, ठीक है, मिलके हैंडल करेंगे। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए क्या थे, ये रिस्पॉन्सिबल थे और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। इसको डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। डुअल गवर्नमेंट यानी आपसे पूछता है डायरकी क्या है, डायरकी मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट जो है वो कि मतलब दो तरह के लोग, एक गवर्नर और उसकी काउंसिल होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स पे हैंडल करेगी, और दूसरा होगा आपका ट्रांसफर जिसमें एग्रीकल्चर हो, जो गवर्नर प्लस इंडियन मिनिस्टर्स जो होंगे वो उसे हैंडल करेंगे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो आज हम डायरकी देखते हैं। 19 को नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है 19, ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था आपका सेंट्रल में, प्रोविंशियल में तो ये कर दिया गया था कि पहले सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग किया गया, फिर प्रोविंशियल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इसको डायरकी कहते हैं। सेंट्रल में क्या चेंजेस हुए थे, वी विल सी द इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो रिमेंबर ऑल दिस थिंग, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट्स। और ये चीज याद रखना कि जो पहले क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में केवल एक इंडियंस रहता था, मगर अब जो है इंडियन काउंसिल में आपके 3 इंडियंस रहेंगे, मगर क्या नाम है, एक्सेप्ट चीफ कमांडर के अलावा, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम में हम बाइकैमरल और बहुत सारे क्या क्या चेंजेस हुए वो फीचर्स हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।